हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सब्जेक्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर जॉन लॉक के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जॉन लॉक की संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, उनके मानव स्वभाव संबंधी विचार, उनकी प्राकृतिक अवस्था के बारे में विचार, उनका सामाजिक समझौता सिद्धांत व उनके राज्य, सरकार तथा क्रांति के बारे में उनके विचार हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे कि जॉन लॉक के विचारों में व्यक्तिवाद हमें कहाँ दिखाई देता है। लॉक के विचारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व उसकी व्यक्तिवादिता है। इस संबंध में वाहन का कथन है कि लॉक की व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु का आधार व्यक्ति है। प्रत्येक वस्तु को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि व्यक्ति की प्रभुता सुरक्षित रहे, यानी हर चीज़ का आधार क्या है? व्यक्ति है। हर चीज़ को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि जो व्यक्ति की संप्रभुता है वो सुरक्षित बनी रहे। वास्तव में देखा जाए तो लॉक ने जिस व्यवस्था की कल्पना की है उसका केंद्र बिंदु व्यक्ति है, लेकिन इसके साथ ही उसने व्यक्ति की असीमितता और व्यक्ति के प्रभुत्व का प्रतिपादन नहीं किया है। यानी जो भी उन्होंने जिस भी व्यवस्थाओं की बात की है तो उसका केंद्र बिंदु उन्होंने क्या रखा है? व्यक्ति को रखा है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने असीमितता की बात नहीं की। अब इनके विचारों में व्यक्तिवाद के प्रमुख तत्व देख लेते हैं। पहला, लॉक के दर्शन में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य स्वयं साध्य नहीं है, बल्कि उसका अस्तित्व व्यक्ति के हित अथवा कल्याण के लिए है। अर्थात राज्य का निर्माण व्यक्तियों के हितों के संरक्षण व उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। हमने देखा था ये जब लॉक का राज्य के बारे में, सरकार के बारे में विचार देखे थे कि लॉक ने क्या कहा है कि समाज है वो राज्य से ऊपर है। अगर राज्य भंग भी हो जाए तो भी समाज बना रहता है। सरकार अगर मनमाने कार्य करने लग जाए, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने लग जाए, संविधान का पालन ना करे, व्यक्तियों के 3 महत्वपूर्ण अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा ना करे, संविधान के अकॉर्डिंग ना चले, तो फिर व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे बहुमत में क्रांति कर सकते हैं और उस सरकार को हटा सकते हैं या बदल सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि समाज किससे बना होता है? व्यक्तियों का योग मात्र होता है समाज। तो इसलिए उन्होंने कहा कि समाज है वो सरकार से ऊपर है। तो अब इन्होंने स्वयं साध्य किसको बताया है? व्यक्तियों को। राज्य को एक साधन मात्र माना है व्यक्तियों के हित और कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। सेकंड, लॉक के विचारों से यही निष्कर्ष निकलता है कि राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसे व्यक्तियों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। लॉक होब्स द्वारा प्रतिपादित निरंकुश राज्य सत्ता का विरोधी दर्शन का आधार व्यक्ति और उसके अधिकार है। यानी लॉक के विचारों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि राज्य को, जैसे अरस्तु थे, उन्होंने राज्य को एक नेचुरली इवोल्व्ड इंस्टीट्यूशन बताया था कि राज्य का उदय है वो होना ही था, वो नेचुरली होता है। क्योंकि सबसे पहले फैमिली होती है, उसमें कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति फैमिली में नहीं हो पाती तो फिर उसके बाहर गांव बनाए जाते हैं ताकि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उसमें भी व्यक्ति की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो उसके बाद नगर राज्यों का निर्माण होता है। तो इन्होंने कहा कि अरस्तु ने कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक व राजनीतिक प्राणी है, इसलिए मनुष्य को राज्य में रहना ही था। जबकि लोग क्या कहते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है या फिर यंत्र है। जो भी थिंकर्स हैं वो सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, तो उनके लिए राज्य एक कृत्रिम संस्था ही होगा। कृत्रिम क्यों? क्योंकि व्यक्तियों ने समझौता करके इसको बनाया है खुद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, न कि ये नेचुरली इवॉल्व हुआ है। तो ऐसे ही लॉक ने क्या कहा कि राज्य एक ऐसा यंत्र है जिससे व्यक्ति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। थर्ड, लॉक का उद्देश्य व्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा और राज्य की मनमानी को रोकना था। इस कारण वह मानता है कि व्यक्ति की इच्छा से ही राज्य और समाज का जन्म हुआ है। राज्य के अधिकार भी इसी कारण बहुत सीमित रखे गए हैं और इन अधिकारों का दुरुपयोग होने पर व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार है, जो लोक के व्यक्तिवादी होने का प्रमाण है। यानी उन्होंने व्यक्तियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि अगर सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है तो फिर व्यक्ति है वो राज्य का विरोध कर सकते हैं। फोर्थ, लोक मानता है कि राज्य का प्रादुर्भाव व्यक्ति के अधिकारों जैसे जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है और इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य की शक्ति पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लोग लगाते हैं। यानी संक्षेप में अगर कहा जाए तो लोग एक सीमित
सरकार या सीमित राज्य का प्रबंध करते हैं जो व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करेगा। मैक्सी का कथन है, मैक्सी एक थिंकर थे, उन्होंने कहा कि लोक का कार्य राज्य की सत्ता को ऊपर उठाना नहीं बल्कि उसके प्रतिबंधों का प्रतिपादन करना है। यानी इन्होंने क्या कहा कि सत्ता में लोक ने प्रतिबंध लगाए हैं, कहने का मतलब यही है। 5वां, लोक के दर्शन में व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। यानी लोक ने सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता को ही मान्यता दी है, इसलिए वह राज्य की संप्रभुता शब्द का न तो प्रयोग करता है न ही राज्य को संप्रभु राज्य माना है। लोक के अनुसार राज्य एक बहुत बड़ी लिमिटेड कंपनी से अधिक कुछ नहीं है। राज्य के पास उतनी शक्ति है जितनी व्यक्तियों ने उसे दी है। यानी उन्होंने ट्रस्टीशिप की बात की थी कि व्यक्तियों ने अपने अधिकार अमानत के तौर पर राज्य को सौंपे हैं। राज्य को उनकी अमानत समझकर, व्यक्तियों की अमानत समझकर उनके अधिकारों की रक्षा करनी है। तो इन्होंने राज्य को, ना तो इन्होंने संप्रभुता की बात की है राज्य के, ना इन्होंने ऐसा शब्द का यूज़ किया है। 6, लोक ने शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए शक्ति विभाजन का सिद्धांत भी स्थिर कर दिया है, जिससे विधायी और कार्यकारी का शक्तियाँ अलग अलग रहें और न्यायिक कार्यों में इन अंगों का हस्तक्षेप वह नहीं चाहता। इसका सीधा संबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा से है। यानी लोक ने विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, इन तीनों अंगों में शक्ति का विभाजन कर दिया है। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? उनको कानूनों को लागू करना। और ना मानने वालों को दंड देने का कार्य किसका है? न्यायपालिका का है। तो उन्होंने शक्तियों का इन 3 अंगों में विभाजन कर दिया है ताकि कोई एक अंग, अब अगर सोचो कि इस जैसे कार्यपालिका है, इसी को ये सारे काम दे दिए जाते, कानून भी वही बना रही है, लागू भी वही कर रही है, दंड भी वही दे रही है, तो क्या स्वेच्छाचारी होने का, ज़्यादा शक्तियाँ आने से व्यक्ति के निरंकुश होने का खतरा बना रहता है। इसलिए इन्होंने हर अंग को एक काम सौंपा है। जैसे न्यायपालिका होती है, अगर विधायिका कुछ ऐसा कानून बना देती है जो संविधान के अगेंस्ट होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर कोई ऐसा कानून बन गया या फिर व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, विधायिका द्वारा ऐसा कानून बना दिया जाता है जो संविधान असंवैधानिक है, तो न्यायपालिका उसे रद्द घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार क्या हो गया, विधायिका पे न्यायपालिका चेक रखती है, कंट्रोल रखती है कि वो असंवैधानिक कानून ना बनाए, व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन ना करे। या कोई ऐसा कानून लागू कर दिया गया है जो वास्तव में असंवैधानिक है, तो भी न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है। और न्यायपालिका के लिए कानून कौन बनाता है? विधायिका। तो इस प्रकार क्या होता है कि हर एक अंग दूसरे अंग पर कंट्रोल रखता है और दूसरा अंग है वो स्वेच्छाचारी नहीं हो पाता। तो यही लोक ने किया है, शक्ति विभाजन का सिद्धांत इन्होंने दिया है। धर्म के संबंध में भी लोक की धारणा व्यक्तिवाद से पूर्ण है। वह धर्म को व्यक्तिगत वस्तु मानता है। उन्होंने धर्म को पूरी तरह व्यक्तिगत वस्तु माना है और व्यक्ति को अंतःकरण के अनुसार पूजा व उपासना की स्वतंत्रता देता है। कि इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति है वो धर्म के मामले में एक बिल्कुल एक धर्म है, एक पर्सनल मैटर है। व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग पूजा उपासना करने के लिए स्वतंत्र है। वह मानव के विवेक और सहज बुद्धि में विश्वास करता है। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मानव स्वभाव के बारे में उनके क्या विचार थे, कि वो मानते थे कि मानव एक अच्छाइयाँ है, मानव में परोपकारी है, दया है, सहयोग की भावना है, विवेक है, सहज बुद्धि है। तो लोग हैं वो मानव के विवेक और सहज बुद्धि में विश्वास करते हैं। इसलिए इन्होंने धर्म को भी पूरी तरह पर्सनल मैटर माना है। इसमें राज्य का इंटरफेरेंस इन्होंने नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी इन्होंने राज्य को कंट्रोल पावर दी है। तो स्पष्ट है कि लोक ने व्यक्ति को अपनी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाया है। व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण तथा राज्य का सीमित नियंत्रण उसके राजदर्शन का प्रमुख उद्देश्य है। इसी कारण बारकर का मत है कि लोक में व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा स्वीकार करने वाली तथा सुधार चाहने वाली महान भावना थी। यानी अगर आ जाए कि ये कथन किसने कहा है? बारकर ने कहा कि लोक में व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा स्वीकार करने वाली और उसका सुधार चाहने वाली महान भावना थी। डनिंग ने उसके व्यक्तिवादी विचारों को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया है।
यानी डनिंग ने कहा है कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन में जो भी विचार दिए हैं उसमें व्यक्तिवादी विचार है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन व्यक्तिवाद का समर्थन करने के बावजूद उसने व्यक्ति को पूर्ण संप्रभुता संपन्न नहीं माना है और इस पर भी कुछ शर्तों का आरोपण किया है। जैसे उन्होंने क्रांति के लिए कहा था कि अल्पमत नहीं, बहुमत का सपोर्ट होना चाहिए, तभी क्रांति उनको करनी चाहिए। और अपने कुछ अधिकार उन्होंने राज्य को सौंप दिए हैं व्यक्तियों ने। तो व्यक्तियों को भी उन्होंने असीमित अधिकार या फिर असीमित संप्रभुता नहीं सौंपी है। तो ये थे लोग के व्यक्तिवाद, लोग के ऐसे विचार जिनमें उनका व्यक्तिवाद या फिर व्यक्तिवाद का मतलब क्या है कि जिसमें व्यक्ति को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, व्यक्ति साध्य होता है और दूसरी जो भी चीज़ें हैं जैसे राज्य सरकार है वो उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन मात्र होते हैं। व्यक्ति एंड होता है और दूसरी चीज़ें हैं वो उसका मीन्स होती हैं। एम क्या होता है? व्यक्तियों का कल्याण, यानी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये लोग के व्यक्तिवाद के कुछ तत्व थे उनके विचारों में।